हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। आज हम क्लास 11 के एक ऐसे चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हम देखते हैं बीआरएस होता क्या है। देखो, बीआरएस हमारे पास क्या है। बीआरएस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये रिकंसाइल करती है, ये रिकॉग्नाइज करती है, या हमें ये शो करती है हमारा जो बैंक अकाउंट है पासबुक का और हमारा कैश बुक का जो बैंक अकाउंट है, उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उसके बीच में जो अंतर आ रहा है, उस अंतर की पहचान कराती है, उस अंतर को फाइंड आउट कराती है। तो उसे हम बोलते हैं बीआरएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि बनाते क्यों है, कारण क्या है। तो इसके हमारे पास दो ही कारण है। पहला कारण होगा टाइम गैप, मतलब कि चेक इशू करने में, चेक डिपॉजिट करने में मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं किसी भी कारण चेक नहीं भेज पाया। ये हर महीने के हिसाब से बनती है, पर मंथ बनती है। तो महीने का लास्ट तक मेरा कोई चेक क्लियर नहीं हो पाया, या मैंने चेक डिपॉजिट किया था वो बैंक तक नहीं पहुंच पाया, चेक इशू किया था तो वो बैंक में नहीं क्लियर हो पाया। तो कोई भी एक कारण हो सकता है। तो टाइम गैप मतलब टाइम का डिफरेंस आ गया। दूसरा, कोई भी ओमिशन हो गया, कोई गलती हो गई, कोई एरर हो गया, तो इस कारण हमें बीआरएस को बनाना पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का। बहुत सारे स्कूल इसको 9 से लेकर 10 मार्क्स तक का देते हैं। इस चैप्टर के अंदर से एक 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, एक 3 या 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका परफॉर्म बनाएंगे। यहाँ लिखे बी आर एस एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को हम इसे बनाते हैं। ईयर जो भी आपके बुक के अंदर लिखा होगा वो लिख लेना। लेकिन 31 मार्च तो नहीं बनती, ऐसा नहीं है। ये हर मंथ के हिसाब से बनती है। 31 मार्च मैंने ऐसे ही ले लिया, कभी आप सोचो कि 31 मार्च को ही बनती है। ये हर महीने की बनती है, लेकिन 31 मार्च में अपना अकाउंट बंद करते हैं, इसलिए मेरे से 31 मार्च। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। सबसे पहले मैं इसको जो बनाता हूं 4 तरीके से बनाता हूं, तो पहले वो देखते हैं। हमारे पास पहला होगा डेबिट बैलेंस, या तो कहेगा डेबिट बैलेंस, या कहेगा ओनली बैलेंस, या कहेगा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। पहला तरीका जो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, हमारे पास कोई भी एक बैलेंस गिवन हो, वो कहता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक, वो कहता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को, वो कहता है बैलेंस। तो बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर खाली रहता है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम डेबिट माने या क्रेडिट, तो हमारा डेबिट बैलेंस ही होता है। तो 3 तरीके से ये आ सकता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। फेवरेबल का मतलब कि जो बैलेंस हमारा प्लस में है। तो अब इसमें हमारे पास सबसे पहले अमाउंट जाएगी प्लस में। हमें याद रख के चलना है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहले अमाउंट होगी हमें उसे देखनी है, वो कहां जाएगी, प्लस में जाएगी। तो हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। उसके बाद दूसरा बनता है डेबिट का अपोजिट क्रेडिट बैलेंस, या ओवरड्राफ्ट, या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर क्रेडिट बैलेंस कहता है तो जाहिर सी बात आपको पता है क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस ही होता है। ओवरड्राफ्ट कहता है तो आपको पता है ओवरड्राफ्ट का मतलब भी माइनस ही होता है। या अनफेवरेबल कहता है, अनफेवरेबल का मतलब भी हमारे पास जो हमारे फेवर के अंदर नहीं है। तो हमारे फेवर के अंदर नहीं है तो इसका हमारा लॉस है, तो हमारा बैलेंस माइनस में है। तो पहली जो अमाउंट होगी, जो भी बैलेंस होगा पहले, वो माइनस में जाएगा। तो 2 तरीके तो ही है हमारे पास, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तीसरा, अब वो कहता है क्रेडिट बैलेंस या बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस
एज पर पासबुक। अब अगर वो कहता है क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर पास, तो वहां पे डेबिट बैलेंस पासबुक का ऐड में था, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस पासबुक का ऐड में होगा। ये याद रख चलना, अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ कहता है डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अब अगर डेबिट बैलेंस पासबुक का है तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है पासबुक का, तो ये हमारे पास पहली अमाउंट जाएगी माइनस है। तो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिससे पहले हम ये देखना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन करने से पहले इन 4 तरीके से क्वेश्चन आता है हमारे पास पेपर के अंदर। तो ये तो था स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अब कोई सी भी हो सकती है। तो अभी मेरे पास इसके अंदर क्या ऐड करना है क्या लेस करना है वो सीखते हैं। छोटी ट्रिक बताऊंगा, अगर एक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होगा, हार्ड है चैप्टर, मैं नहीं कहता आसान है, तो आपको क्या करना है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ट्रिक लगानी है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स आपको 100% मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ऐड में क्या आएगा और लेस में क्या आएगा और क्यों आएगा। देखो, मैं एक हमारी पासबुक का बैंक बैलेंस है, एक हमारी कैश बुक का बैंक बैलेंस है। अगर मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस बढ़ रहा होगा तो ऐड में, और अगर मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस घट रहा होगा तो लेस में आएगा। इसका जस्ट अपोजिट, अगर मेरी कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ रहा होगा तो लेस में आएगा और घट रहा होगा तो ऐड में आएगा। अब कैसे होगा ये देखिए। सबसे पहले हमने एक चेक आया मेरे पास, उस चेक को मैंने कहां पे लिखा, अपनी कैश बुक के बैंक बैलेंस में लिखा, तो इससे क्या हुआ, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब मेरा बैंक बैलेंस तो इंक्रीज है कैश बुक का, लेकिन मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस कब इंक्रीज होगा, जब वो चेक मैं ले आके बैंक के अंदर जमा कराऊंगा और वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर वो क्लियर नहीं हो पाया, ज्यादातर हमारे पास वहां पे इसी तरीके से टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट दे रखी होगी। कभी कहेगा 31 मार्च तक के क्लियर हुआ है, कभी कहेगा क्लियर नहीं हुआ है, कभी कहेगा कि 10,000 में से 2,000 क्लियर हो चुका, कभी कहेगा 10,000 में से 8,000 क्लियर नहीं हुआ। तो हमें पहचानना पड़ेगा। तो अब अगर मेरे पास एक चेक आया और वो मैं बैंक भेजना भूल गया, तो जाहिर सी बात है मेरा बैंक का जो बैलेंस है वो तो कम ही रहा है ना, और मेरी जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज रहा है। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा चेक डिपोजिट पर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब कि चेक तो आया लेकिन मैं बैंक भेजना भूल गया या बैंक में क्लियर नहीं हो पाया 31 मार्च तक, जिस भी हम मंथ का बनाएंगे उस मंथ के लास्ट डे तक के, तो इससे मेरा जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो तो इंक्रीज हो गया, लेकिन मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हो पाया, वो डिक्रीज रहा है। तो मैंने भी आपको बताया कि अगर मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो लेस में जाएगा, इंक्रीज होगा तो ऐड में जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट, एक चेक मैंने ड्रॉन किया, इश्यू किया किसी क्रेडिटर को, अब 31 मार्च तक के उस क्रेडिटर ने वो चेक अपने बैंक में नहीं लगाया, तो जब मेरे पास से तो कैश बुक के अंदर मैंने इसे दिखा दिया क्रेडिट वाली साइड कि चेक चला गया, मैंने पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, तो मैंने अपने आप से डिक्रीज दिखा दिया, तो मेरी कैश बुक तो डिक्रीज हो गई, लेकिन मेरी पासबुक कब डिक्रीज होगी, जब वो क्रेडिटर उस चेक को ले आकर बैंक के अंदर लगाएगा और मेरी बैंक अकाउंट से वो पैसा कटेगा। लेकिन 31 मार्च तक के उस क्रेडिटर ने वो बैंक के अंदर चेक लगाया ही नहीं, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कटा नहीं। जब मेरी बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटा तो जाहिर सी बात है मेरी बैंक को पासबुक जो है वो इंक्रीज रहेगी, वो बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसलिए यहां लिखेंगे जो भी चेक इशू या चेक ड्रॉन कुछ भी कह सकता है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो
पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हो पाया, तो इसलिए ये कहां जाएगा, एड में जाएगा। कोई भी इनकम है, इनकम ज्यादा क्रेडिट के साथ होगी, जैसे इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गई, ये हमारा एड में जाएगी। कोई भी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव डेबिट के नाम से होगा, जैसे बैंक चार्जेस है, वो लेस में जाएगा। कोई भी चेक डिसऑनर होगा, आप नीच के लेस में डाल देना, चेक डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब एक डेटर ने मुझे चेक दिया, मैंने वो बैंक में लगाया, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, तो उस बाउंस चेक को क्या बोलते हैं, चेक डिसऑनर बोलते हैं। क्योंकि मेरे पास पैसा आएगी, तो ये भी लेस में जाएगा। तो जब एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कराएगा चेक या कैश हमारे अकाउंट में, तो हमारी बैंक का पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कस्टमर या फिर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिट। उसके बाद मैंने अभी बताया आपको, क्रेडिट जहां भी होगा वो एड में, डेबिट जहां होगा वो लेस में। एनी रॉन्ग क्रेडिट, एनी रॉन्ग क्रेडिट ज्यादा तो डायरेक्टली आता है एनी रॉन्ग क्रेडिट, लेकिन कभी कभी वो डायरेक्टली नहीं देके हमें सोचने मजबूर कर देता है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। तो एनी रॉन्ग क्रेडिट जहां भी होगा वो एड में, और इसके जस्ट अपोजिट एनी रॉन्ग डेबिट जहां पे होगा वो लेस में। तो ये थी हमारे पास कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। इसके अंदर एक चीज और है, वो ये है कि अगर हमारे पास चेक डिपॉजिट है लेकिन ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक आ जाता है, तो फिर एड में जाएगा। ये ध्यान रख देना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। एनी चेक डिपॉजिट बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक, तो एड में जाएगा। अगर कोई भी चेक डिपॉजिट करा लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए कैश बुक के अंदर, तो जाहिर सी बात है, हम अगर कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना भूल गए तो हमारी कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो घट जाएगा, और हमारी पासबुक बैंक बैलेंस उसके मुकाबले बढ़ा रहेगा। इसके जस्ट अपोजिट, अगर कोई भी एनी चेक इशू है बट रिकॉर्ड बट omitted to be record in कैश बुक, कोई भी चेक हमने इशू किया था लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इससे क्या होगा, हमारी कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड करना भूल गए कि एक बंदे को, एक क्रेडिटर को चेक इशू किया लेकिन हमने माइनस ही नहीं किया, तो हमारी कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज जाएगा और हमारी पासबुक का बैंक बैलेंस वो डिक्रीज हो जाएगा, तो जाएगा माइनस में। तो ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसैक्शन जो बीआरएस में होने वाली हैं और चैप्टर को मजेदार बनाने वाली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 के रिगार्डिंग। 100% इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है हमारे पास। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। Now